करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया था। ओके, ऐसे बटन जो बार बार उपयोग में आने वाले कमांड का त्वरित एक्सेस प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्यू वाली। ये भी हो गया था, और जो क्वेश्चन बचे थे उसको करवाते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर गैर जरूरी फाइलों को पहचानती है, खोज निकालती है, उन्हें उपयोगकर्ता विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उन्हें इरेज करने की अनुमति देता है। यानी कि एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अनवांटेड फाइलें होती हैं, उनको अननेसेसरी फाइलें होती हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिस्क क्लीनअप यूज करते हैं। ये हो गया था। अगला था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसमें से कौन सी है? तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, ये भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी इसमें? वही क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम उसका रैम होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का मुख्य कंपोनेंट कौन सा होता है? तो माइक्रोप्रोसेसर का मुख्य कंपोनेंट है कौन सा? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दो मुख्य कंपोनेंट है? वही कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर सॉरी वेब सर्वर है? वेब सर्वर कौन सा है इसमें से? हाँ, तो अपाचे। और कौन कौन से वेब सर्वर होते हैं उसको हमने एक्सप्लेन भी किया था, लिखवाया भी था। तो ये हमारे जैसे कि IIS किसका सर्वर है? ये वेब सर्वर, ये है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ये जो विंडोज जिसका आप यूज कर रहे हैं ना, विनवर, विंडोज वर्जन, तो ये माइक्रोसॉफ्ट 10, माइक्रोसॉफ्ट 7, माइक्रोसॉफ्ट 8, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ जो इनबिल्ट आता है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है। IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है। तो वेब सर्वर पे क्या रखते हैं हम लोग? वेब सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट को, कंटेंट को रख करके और हम उसे एक्सेस करते हैं, क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना। और अगर IIS की सेटिंग आपको IIS को ओपन करना हो तो विंडो आर करके INET MGR, इंटरनेट मैनेजर, इंटर पे क्लिक करेंगे, रन पे लिखने के बाद INET मैनेजर, तो इस तरह से IIS मैनेजर ओपन हो सकता है। ठीक है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो गया ओपन। ये यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को, अपनी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन पुल के अंदर, वेबसाइट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द ऑटो करेक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द। ऑटो करेक्ट ऑप्शन कहां अवेलेबल होता है? MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के ओपन ऑफिस राइटर में कहां पर होता है? ये टूल्स के अंदर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था, a dot dot is used to digitize picture or document and present it on a computer screen। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक डॉट डॉट का उपयोग चित्रों या दस्तावेजों को डिजिटाइज करने हेतु और इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। क्या हुआ इसका आंसर? स्कैनर। स्कैनर से हम कंटेंट को स्कैन करके उसे इमेज के फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस मेथड इज यूज्ड टू मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में किसी भी कंटेंट को या डाटा को एक्सेस करने के लिए किस एक्सेस मेथड का यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट एक्सेस, या पोर्टेबल एक्सेस, या सीक्वेंशियल एक्सेस, या डायरेक्ट एक्सेस? क्या यूज करते हैं? देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस इसका राइट आंसर होगा। और सीक्वेंशियल इसके एक्सेस इसका राइट आंसर क्यों होगा? सीक्वेंशियल एक्सेस इसलिए होगा क्योंकि जो चुंबकीय टेप होता है, ये कैसेट, रील वाला कैसेट होता है ना, तो इसमें जो डाटा रखा रहता है, तो एक सीक्वेंस से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो आप गाना नंबर 1 पे हो और आप 5 नंबर बजाना चाहते हो, पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, है ना। लेकिन रेंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस कौन सा होता है? रेंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस रैम होता है। बाकी मेमोरी आपके जो होते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव, ये रैम हो गया, ये कैसे मेमोरी होते हैं? डायरेक्ट एक्सेस।
है ना, या रैंडम एक्सेस, रैंडमली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है? तो मेमोरी यूनिट होता है, पार्ट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक एलयू भी वो पार्ट होता है, और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है, पार्ट होता है। ये सभी हमारे पार्ट किसके हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका ये डिस्प्ले यूनिट, ये बीडीयू जिसे कहते हैं बीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, लाइक मॉनिटर वगैरह जो डिस्प्ले काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीडीयू कहते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उसका हिंदी में मीडियम में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स मस्ट बी टाइप इनटू द स्टार्ट सर्च बॉक्स टू लॉन्च प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर इन विंडोज 7। विंडोज 7 में स्टार्ट सर्च इंजन बॉक्स पे यानी कि स्टार्ट बॉक्स पर आप क्या लिखेंगे कि स्टेप रिकॉर्डर लॉन्च हो जाएगा? स्टेप रिकॉर्डर लॉन्च करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? psr.exe। इसमें क्या होता है कि जो आप स्टेप फॉलो करेंगे, जो स्टेप आप करेंगे वो पूरा रिकॉर्ड होता जाएगा। तो अगर विंडो आर प्रेस करते हैं या सर्च करते हैं बॉक्स पे, सर्च बॉक्स पे भी, तो psr.exe लिखने से स्टेप रिकॉर्डर देखिए यहाँ पे ऑन हो जाएगा और जो भी आप वर्किंग करेंगे उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या होता है? एक्सटेंशन नेम क्या होता है? psr.exe। अच्छा, यहाँ पे .exe लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूट होने वाली फाइल, रन होने वाली फाइल, ठीक है ना। अगला है व्हिच सेमीकंडक्टर डिवाइस डज एन एलईडी प्रिंटर यूज? मतलब एलईडी प्रिंटर किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग करता है? क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर इसका होगा लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए अगला है a barcode is used to dot information in a visual pattern readable by a machine। मतलब बार कोड का उपयोग किसी मशीन द्वारा पठनीय दृश्य पैटर्न में किसी सूचना को क्या करने हेतु उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बार कोड का उपयोग किसी मशीन द्वारा पठनीय दृश्य पैटर्न को किसी सूचना को किसमें करते हैं? नहीं, इन कोड करने के लिए, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। हाँ, चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन कोड। अच्छा, बार कोड रीडर क्या होता है? तो बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर, ठीक है, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड रीडर क्या होता है? क्या इनपुट डिवाइस होता है जो आपके जो बार कोड होते हैं, बार कोड को क्या करता है? ये रीड करने काम करता है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड रीडर क्या होता है? कि इनपुट डिवाइस होता है। इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है बार कोड रीडर का? तो ये है बार कोड। बार कोड होता क्या है ये देखिए ना। तो देखिए यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार कोड। यह है बार कोड, ठीक है। इसका डेवलपमेंट किसने किया बार कोड का? तो बार कोड का डेवलपमेंट किया है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। नॉर्मन NORMAN, नॉर्मन जोसेफ, JOSEPH, जोसेफ वुडलैंड, वुडलैंड, ठीक है। ये बार कोड का डेवलपमेंट कब किया गया? 1952 में, 1992 में इसका डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। सॉरी 52, 1952,
1952। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following feature is not supported by a biometric sensor system? मतलब बायोमेट्रिक सेंसर प्रणाली में किस फीचर को सपोर्ट नहीं किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? हाँ, स्पैम मेल। ठीक है, जो हमारे स्पैम मेल आते हैं, जो अनवांटेड स्पैम मेल किसे कहते हैं? अनवांटेड मेल, जिसे हम नहीं चाहते हैं। आप अपने आईडी में खोल के देखिए, स्पैम फोल्डर में देखिए, अनावश्यक मेल जो आते हैं आपके मेल में, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पैम मेल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम मेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बायोमेट्रिक जो डिवाइस होती है, तो इसके कौन कौन से फीचर होते हैं? इसके फीचर होते हैं एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल और प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन होता है, और आइडेंटिफिकेशन, निर्माण धारण होता है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? फीचर होते हैं बायोमेट्रिक के। इनके अलावा कौन कौन से फीचर होते हैं? एक्यूरेसी होता है, ACCURACY, एक्यूरेसी होता है। और क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, और पोर्टेबिलिटी होती है। ये सभी क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं, इनके गुण होते हैं। ठीक है, हाँ। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये सभी बायोमेट्रिक के फीचर हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है ना? कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहां पर देखिए, यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देखना है। तो यहां पर डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है, और ये एंटीवायरस क्या होता है आपका? एंटीवायरस, एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते किसको है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं? सिस्टम की मरम्मत करते हैं। सिस्टम का क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस करने काम आते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आपका एंटीवायरस करता क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं उसे हम। एंटीवायरस करता क्या है? वायरस को स्कैन करता है, वायरस को हटाता है, यानी कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है ना? तो इसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो एंटीवायरस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, अभी आपने पढ़ा था ना, डिस्क क्लीनअप होता है, यानी कि अनवांटेड फाइलों को हटाता है, रिमूव करने का काम करता है, जैसे क्लीनअप मास्टर होता है मोबाइलों में, है ना? वैसे ही डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है और डिस्क क्लीनअप होता है। एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप लेने के लिए, ठीक है ना? रिकवरी सॉफ्टवेयर, रिकवरी लेने के लिए। वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, ये सभी हमारे किस में आते हैं? यूटिलिटी में आते हैं, लेकिन फर्मवेयर नहीं। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट होता है, जैसे रोम, रोम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये है। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ,
तो यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी और देखिएगा। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी कहलाएगा। बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। और फाइल मैनेजर, मोबाइल भी रहता है ना फाइल मैनेजर, हाँ फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर। और क्या होता है, कंप्रेशन टूल्स, जिसमें आप जिसमें आप क्या करते हैं, फाइलों को कंप्रेस करते हैं, बड़ी फाइल को छोटी फाइल बनाते हैं। जैसे 5 MB का है तो आप चाहते हो 4 MB हो जाए, तो उसे क्या करते हैं आप कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं जीप में बना देते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन टूल। जितने भी कंप्रेशन टूल होते हैं, फाइल की साइज कम करने वाले टूल्स, वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे। ठीक है, कंप्रेशन टूल्स, कंप्रेशन टूल। किसी फाइल को आप कंप्रेस कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमें मान लीजिए कि हमारे पास ये फाइल है, इसकी साइज अभी देखिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर इसकी साइज देखिए, प्रॉपर्टी कितनी है ना, ये 585 KB है। हम साइज इसे कम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद क्या करिए, सेंड टू करिए और कंप्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या, यही फाइल जो आपकी ये बनी है ना, वो सेम फाइल बन जाएगी ये। अब यहाँ पर देखोगे इसकी साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप करके देखना, अगर 4 MB की फाइल है तो कंप्रेस करेंगे तो वो साइज उसकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, कंप्रेस कर देंगे। तो जितने भी कंप्रेशन टूल होते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो और कौन सा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड, मिनी टूल, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। ठीक है, और सी क्लीनर, सी क्लीनर, सी क्लीनर। ठीक है, और क्रिप्टोग्राफिक, 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 क्रिप्टोग्राफिक। इसके बाद और भी है बहुत सारे, यहां पर और भी नाम लिखा देता हूं मैं। लोलो, लोलो ये क्या है, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। की फाइंडर, की फाइंडर, की फाइंडर। शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट। बिनजिप, बिनजिप, हाँ शेयर पॉइंट, बिन ZIP, बिनजिप। ठीक है, बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर, बिट डिफेंडर। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। ओके, डिस्क चेकर, डिस्क चेकर। ठीक है, डिस्क चेकर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये जितने भी हैं सभी क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको लगता है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से हम अपना सिस्टम को मेंटेनेंस को कर पा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने क्या कहलाएंगे, डिस्क क्लीनअप वाले सॉफ्टवेयर लाइक जैसे, तो ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ यू सेट अ वर्कशीट विथ रो और कॉलम हेडिंग, these heading will not be visible when you scroll down or to the right. MS Excel 19 provide a handy solution to this problem with pens. मतलब यदि आप पंक्ति या स्तंभ शीर्षकों के साथ एक कार्यपत्रक सेट करते हैं तो ये शीर्षक नीचे या दाईं ओर स्क्रॉल करने पर दिखाई नहीं देंगे। MS Excel 2019 पेन के साथ इस समस्या का आसान समाधान प्रदान करता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या बोलेंगे इसको। इसका राइट आंसर होगा फ्रीज होगा। ये फ्रीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक्सेल ओपन किया, ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया सपोज, यहां पे करिए ओके,
रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स फीस, ओके। और रोल नंबर हमने कर दिया 1001, ठीक है ये, ओके 1001। स्टूडेंट नेम कर दिया हमने, ठीक है, स्टूडेंट नेम और कोर्स, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए इतना हमने कर दिया यहां पर। अब मान लीजिए कि हमें इन्हें क्या करना है, फ्रीज करना है। अभी देखिए यहाँ पर इसको हम नीचे को लाते हैं तो आपकी हेडिंग जो होती है क्या हो जाती है, छुप जाती है, हाइड हो जाती है ना। ये देखिए हट गई ना। तो ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज है। तो आपको यहाँ पे जो हेडिंग है उसको फ्रीज करना होगा। कैसे फ्रीज करेंगे, तो आप कहाँ पे जाइएगा, रिव्यू में, व्यू में जाएंगे और व्यू में यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन फ्रीज पैन। तो फ्रीज फर्स्ट रो, टॉप रो कर देंगे। अब ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब इसको आप ड्रैग करेंगे नीचे की ऊपर की ओर, तो अभी आपका ये हेडिंग फ्रीज हो गया है, जम गया है। और आप नीचे की ओर डाउन, अप डाउन की ओर मूव कर सकते हैं। केवल ये आपका नीचे फर्स्ट रो को छोड़ करके बाकी ये मूव होगा, है ना। ये कहलाता है क्या, फ्रीज पेन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन पूछा था, ये देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉट डॉट रिफर टू हैकिंग और डिसेप्शन दैट imitates another person software program hardware device or computer to bypass security measures। हैकिंग डॉट 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 हैकिंग या धोखा को संदर्भित करता है जो सुरक्षा उपायों को बायपास करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, हार्डवेयर, डिवाइस या कंप्यूटर की नकल करता है, उसे क्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इस स्पूफिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये देखिए क्वेश्चन इंग्लिश भी देख लीजिए, है ना, क्योंकि प्योर हिंदी अगर समझ नहीं आती तो आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्पूफिंग मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी या छल कपट होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो धोखाधड़ी से इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सनल व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन या डाटा को, सॉफ्टवेयर को क्या करना, उस पर अधिकार जमाना, उसको एक्सेस करना, क्या कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा स्पूफ कहलाएगा। नहीं, फायरवॉल का यूज तो होता है अनधिकृत यूजर से एक्सेस करवाने के बचने के लिए करते हैं यूज, है ना, फायरवॉल का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए स्पूफिंग होती क्या है, तो स्पूफिंग यानी कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई भी डाटा, मतलब कि इंफॉर्मेशन को क्या करना, सामने वाले व्यक्ति का चुराना या लेना, क्या कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है। स्पूफिंग सामान्य रूप से एक कपटपूर्ण पूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, मलेशियस बिहेवियर या मलेशियस बिहेवियर सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कम्युनिकेशन को अज्ञात सोर्स से भेजा जाता है और रिसीवर को ज्ञात सोर्स के रूप में डिस्प्ले होता है। स्पूफिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे अधिक प्रचलित है जिसमें से उच्च स्तर की सुरक्षा का अभाव रहता है। स्पूफिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पूफिंग, स्पूफिंग के प्रकार होते हैं आईपी स्पूफिंग, आईपी स्पूफिंग, कॉलर कॉलर आईडी स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग और ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, एआरपी, एआरपी, एआरपी फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस रिसोर्स रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहां पर एआरपी स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग,
ठीक है। तो यहां पर आईपी स्पूफिंग में क्या होता है कि फेक आईपी क्रिएट करके, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति के डाटा को एक्सेस करना। इसी तरह से कॉलर आईडी, फेक कॉलर आईडी बना करके, हाँ, ये सभी स्पूफिंग के प्रकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर रेजुलेशन इज मेजर्ड इन। जो प्रिंटर का रेजुलेशन होता है उसको किस में मापते हैं? प्रिंटर के रेजुलेशन को किस में मापा जाता है? किस में मापते हैं? हाँ, डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। प्रिंटर के रेजुलेशन को डीपीआई डॉट पर इंच में मापा जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीआई डॉट पर इंच। ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं प्रिंटर? हाँ, प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाँ, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। ठीक है। और दोनों में अलग अलग कैटेगरियां आती हैं। ठीक है। तो यहां पर जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं ये बताया गया था। इंपैक्ट प्रिंटर, आईएमपी इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा कौन सा होता है? नॉन इंपैक्ट, NON, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट, बताइए इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो धातु के हथौड़े से प्रहार करते हैं अक्षरों पे, शब्दों के अक्षर, शब्दों क्या बने होते हैं? हथौड़े बने होते हैं। ठीक है, पेपर पे प्रहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके? जैसे डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या है? सब इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और नॉन इंपैक्ट में क्या क्या आता है आपका? इंकजेट, थर्मल और लेजर। इंकजेट, थर्मल और लेजर, ये सभी हमारे किसमें आते हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और प्रिंटर की जो क्वालिटी है, रेजुलेशन है, उसको किस में मापते हैं हम लोग? डीपीआई डॉट पर इंच में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पावर्ड ब्लैक, द पाउडर्ड ब्लैक इंक used by laser printer is called कॉटेज। लेजर प्रिंटर द्वारा उपयोग की जाने वाली पाउडरमयी काली स्याही को डॉट डॉट कॉटेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, राइट से क्या हो जाएगा? टोनर। जो कॉटेज में टोनर यानी पाउडर डलता है, जो पाउडर डलता है उस पाउडर को ही क्या कहते हैं? टोनर कहते हैं। इंक इंकजेट प्रिंटर में डलता है। आपका जैसे लेजर प्रिंटर ये है ना 1005, ये प्रिंटर लेजर प्रिंटर, इसमें कॉटेज रहता है, कॉटेज के अंदर क्या डलता है? पाउडर, उसी पाउडर को ही टोनर कहते हैं। हाँ, ये वाला क्या है? इंकजेट प्रिंटर, इंक डली हुई है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर प्रिंटर? बताइए कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर इसमें से है? बताइए। इसमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा कि चैन प्रिंटर कि बैंड प्रिंटर, कौन सा होगा? बताइए। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर कहलाता है क्योंकि कैरेक्टर पर मिनट, CPM, यानी कि ऐसे प्रिंटर जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर छापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और कैरेक्टर प्रिंटर इसमें से कौन सा है?
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कंटेंट को या अक्षर को छापता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां पर प्रिंटर में होते हैं, प्रिंटर में कैटेगरी कितने होते हैं, दो कैटेगरी, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं आपके, कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा कौन सा आता है, लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आते हैं आपके, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके, कैरेक्टर प्रिंटर में आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स, और डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, ये हमारे दोनों किसमें है, कैरेक्टर प्रिंटर के, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर छापते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। लेकिन जो लाइन बाय लाइन छापता है, लाइन बाय लाइन, वो लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, ड्रम, ड्रम प्रिंटर और चैन, चैन प्रिंटर और बैंड, बैंड प्रिंटर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसे हमें, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना प्रिंटर का, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। प्रिंटर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, उसको जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ हो गया ना ये। इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट, इंपैक्ट में कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर में आपका डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। बस इतने याद रखना आपको। अगला, Which of the following domain name is used by commercial business? इसमें से कौन सा डोमेन कॉमर्शियल बिजनेस के लिए यूज होता है, क्या होगा, ये हमारे डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओआरजी, ये सब क्या है, बताइए। हाँ, क्या है ये सब, ये सब डोमेन नेम है। और किस लेवल का डोमेन नेम है, किस लेवल का डोमेन नेम है, बताइए। ये डॉट कॉम किस लेवल का है, अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे लिखा है HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP स्लैश और www.examyug.in या .com है ना, examyug.in। हाँ, अब बताइए, यहां पर ये पूरा एड्रेस दिया गया है। अगर आपसे पूछता है इसमें से, बताइए इस एड्रेस में से प्रोटोकॉल कौन सा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है कि ये वाला हिस्सा है, या फिर ये वाला हिस्सा है, या ये वाला हिस्सा है, या फिर ये वाला हिस्सा है। हाँ, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल, याद रखिए, प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन www क्या बोलते हैं इसको, जो www लिखा है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, इसे कहते हैं सब डोमेन, सब डोमेन, क्या बोलेंगे, सब डोमेन, www वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। और
यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये पूरा, ये examyug.in, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम डोमेन नेम, ये पूरा हमारा क्या है, डोमेन नेम examyug.in, ये हमारा क्या है, पूरा डोमेन नेम है। और ये .in या .com ये हमारे क्या है, टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। तो यहां पे हमें सभी को अलग अलग आइडेंटिफाई भी करते आना चाहिए, ठीक है, ये चीजों का। हाँ, उनको प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, उनको याद रहेगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये .com, .in, .us ये सभी हमारे कंट्री लेवल डोमेन नेम है ना। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द earliest known device that recorded sound from the air, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना अज्ञात उपकरण है जिसमें हवा से ध्वनि रिकॉर्ड की, हवा से ध्वनि रिकॉर्ड की। हाँ, क्या बोलेंगे उसको हम, सबसे पुराना अज्ञात उपकरण है जिसने एयर से हवा से ध्वनि यानी आवाज रिकॉर्ड की, उसे कहते हैं फोन ऑटोग्राफ, फोन ऑटोग्राफ। हवा से आवाज यानी ध्वनि रिकॉर्ड करना किससे होता है, फोन ऑटोग्राफ, राइट आंसर फोन ऑटोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप, इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है, बताइए। हाँ, हाँ, हिंदी में देख लीजिएगा। कौन कौन से होंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, देखिए ये जो स्टार टोपोलॉजी है, अगर हमारे कंप्यूटर एक स्टार यानी कि स्टार टोपोलॉजी में एक हब कंप्यूटर होता है, हब सर्वर टाइप का होता है, जो इस हब कंप्यूटर से या स्टार कंप्यूटर से बाकी ये कंप्यूटर आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक स्टार बनता है, ठीक है। तो हब कंप्यूटर इसमें होता है स्टार टोपोलॉजी में, ये हमारे क्या हो गए, बाकी क्लाइंट कंप्यूटर हो गए, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से स्टार टोपोलॉजी होता है। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है, सबसे जटिल टोपोलॉजी होती है। इसमें अगर कंप्यूटर 4 हैं तो ये चारों कंप्यूटर आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, चारों कनेक्टेड, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे 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 ये, और ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, देखिए आपस में सब कनेक्टेड है दूसरे से, तो ये पूरे कनेक्टेड आपस में, इसे कहते हैं क्या, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी सबसे जटिल टोपोलॉजी होती है, इसमें सबसे ज्यादा वायर भी लगता है कनेक्शन नेटवर्किंग में, ठीक है। अगला कौन सा टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक रिंग के रूप में क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या होता है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बैकबोन केबल होती है, उस बैकबोन केबल के माध्यम से आपस में ये सभी कंप्यूटर इस तरह से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर बैकबोन केबल खराब हो गई तो बाकी सब नेटवर्किंग फेल हो जाएगा, तो ये बस टोपोलॉजी भी होती है। तो टोपोलॉजी और कौन सी होती है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मेश होती है, ट्री होती है, हाइब्रिड होती है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं, टोपोलॉजी होते हैं, लेकिन इसमें से कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है, प्लेन टोपोलॉजी नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लेन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के प्रकार ये नहीं होता है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है,
पीएनजी की फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये है फर्स्ट वाला है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। और जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। पीएनजी क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जेपीजी क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हाँ, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इन्हें हमें सभी देखना होगा। तो व्हाट इज डब्ल्यूपीए? डब्ल्यूपीए इज स्टैंड फॉर, डब्ल्यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डब्ल्यूपीए का फुल फॉर्म होता है वाई फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाई फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस डब्ल्यूपीए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। वैसे तो केवल वाई फाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस, वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी। ये केवल वाईफाई का फुल फॉर्म है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और डब्ल्यूपीए का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। पीए का मतलब प्रोटेक्टेड एक्सेस और डब्ल्यू मतलब वाईफाई, ठीक है। डब्ल्यूपीए, डब्ल्यू क्या मतलब है? वाईफाई, और पीए का मतलब प्रोटेक्टेड एक्सेस, तो फुल फॉर्म हो गया वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगर बात करता है केवल वाईफाई का, तो वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। यह क्या होता है? यह रेडियो तरंगों का यूज करता है। वाईफाई आपका क्या यूज करता है? रेडियो तरंगों का, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, ठीक है। रेडियो, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है। और यह डाटा को वायरलेस, यह डाटा को वायरलेस ट्रांसफर करने का काम करता है। यह डिवाइस के बीच बिना तार के जुड़े होते हैं, डिवाइस के बीच बिना, वायरलेस इसीलिए बोलते हैं इसको कि बिना तार के ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, तो उन्हें याद रखना है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। दूसरा, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी, वाईफाई आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। यह पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका जो ब्लूटूथ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। वाईफाई भी आपका किसमें आता है? पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, क्योंकि जो वाईफाई का जो रेंज होता है ज्यादा नहीं होता है, शॉर्ट रेंज होता है इसका, इसलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन में आएगा। ब्लूटूथ का भी ज्यादा रेंज नहीं होता है, इसलिए ब्लूटूथ भी आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वाईफाई का यूज होता किस लिए है? तो वाईफाई का उपयोग इंटरनेट को लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि को वायरलेस बिना तार के जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज कहां होता है? घरेलू यूज में, है ना। और व्यापारिक यूज में भी वाईफाई का यूज कर सकते हैं। वाईफाई का स्टैंडर्ड कौन सा है? तो वाईफाई का स्टैंडर्ड है आई ट्रिपल ई, आई ट्रिपल ई, आई ट्रिपल ई, आई ट्रिपल ई 802.11। अगर आप वाईफाई का डोंगल लेंगे ना, उसमें आप देखिए पीछे लिखा भी रहता है आई ट्रिपल ई 802.11। तो जो वाईफाई होता है यह कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है? आई ट्रिपल ई 802.11 को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ,
ओके, यहां पर IEEE, यहां पे जो लिखा है IEEE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है IEEE का? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, ये तो IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ प्रिंटर इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज। राइट आंसर क्या होगा? द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ प्रिंटर इज यूजली कैलकुलेटेड एज पेजेस पर मिनट, या डॉट्स पर मिनट, या डॉट पर मिनट, या ब्लॉक पर मिनट, बताइए। हाँ, प्रिंटर की ऑपरेटिंग गति की गणना आमतौर पर किसके रूप में की जाती है? ठीक है, किसमें करेंगे? राइट आंसर क्या होगा इसका? पेजेस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने पेजेस प्रिंट किया जा रहा है, यह क्या है? प्रिंटर का स्पीड। प्रिंटर किस स्पीड से? डीपीआई तो होता है प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी और क्वांटिटी। देखिए, जो डीपीआई होता है, ये डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, यह क्वालिटी चेक करता है। ये मतलब क्वालिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, कितने डॉट पर इंच, यानी कि एक इंच में कितने डॉट छापा जा रहा है। डीपीआई प्रिंटर की क्वालिटी मापता है। और पीपीएम मतलब होता है पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज निकाल रहा है, ये स्पीड है प्रिंटर की। ठीक है, लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट। ठीक है, तो ये प्रिंटर डिफरेंट प्रिंटर प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड मापने के लिए करते हैं। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर छापता है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है, उसकी स्पीड को कैसे मापेंगे? पेज में तो मापेंगे नहीं, पेज पर मिनट। तो किसमें मापेंगे? कैरेक्टर पर मिनट। जो लाइन पर मिनट कौन से किसको मापेंगे? जो लाइन प्रकार के कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं, तो लाइन पर मिनट। पेज बाई पेज निकालते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर की स्पीड हम किसमें मापते हैं? पेज बाई पेज, है ना, तो पेज पर मिनट। तो यहां पर जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है हम किसमें मापते हैं? डॉट पर इंच में मापते हैं। लेकिन जो प्रिंटिंग स्पीड है उसको हम मापते हैं पेज पर मिनट में। राइट आंसर जो दिया गया इसमें से फर्स्ट नंबर, पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन, डॉट इज ए signal emitted by hardware and software when a
प्रोसेस और एन इवेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत है जब किसी प्रोसेस या इवेंट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? डॉट डॉट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत है जब किसी प्रोसेस या इवेंट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? इंटरप्ट। ठीक है ना? इंटरप्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत है, एक मैसेज है, इंटरप्ट मैसेज आएगा। और मतलब अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में, तो आप उसे तत्काल देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैसेज आपको वहां पे शो करेगा और मैसेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है वहां पे पूरी डिटेल में लिखा रहता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्ट। इंटरप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिपल डीईएस सिस्टम आर डॉट डॉट देन सिंगल डीईएस बट डॉट डॉट देन सिंगल डीईएस। बताइए, इसको हिंदी में देख लीजिए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, पहली बात तो डीईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीईएस का फुल फॉर्म होता है डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डीईएस फुल फॉर्म होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डीईएस को डाटा इंक्रिप्शन मानक के रूप में जाना जाता है। यह एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है। एक ऐसा एल्गोरिथम है सिमेट्रिक। यह एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है। ठीक है, जो कि कुंजी के रूप में एक ही कुंजी का प्रयोग करता है ताकि डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जा सके। डीईएस का विकास यानी कि डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का विकास, डीईएस का विकास किसके द्वारा किया गया? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डीएस का जो डेवलपमेंट है आईबीएम के द्वारा, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के द्वारा किया गया इसका डेवलपमेंट, और वेल्स फार्गो के द्वारा किया गया। किस द्वारा गया? वेल्स फार्गो के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया, वेल्स फार्गो के द्वारा। और 1970 में 1970 में वेल्स फार्गो के द्वारा 1970 में किया गया। इसका यूज क्या होता है डीईएस का? तो डीईएस का यूज होता है डाटा को सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करना। डीईएस का यूज क्या होता है? डाटा को सुरक्षित रखना तथा गोपनीय रखना। सुरक्षित एवं गोपनीय रखना। डाटा को सुरक्षित एवं गोपनीय रखना इसका यूज होता है। जैसे कि ऑनलाइन लेन देन के संदेशों के लिए, जैसे ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो मैसेज आ रहा है जा रहा है, कोई भी हैकर या कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उसको रीड न करने पाए,
इसलिए हम DES का यूज करते हैं। ठीक है, तो DES एक प्रमुख रूप से स्वीकृत इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि DES क्या है? DES एक इंक्रिप्शन, डाटा को इंक्रिप्ट करने का एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, एक रूल है, एक नियम है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षित धीमा। मतलब कि जो ट्रिपल DES होता है, ट्रिपल DES सिस्टम की तुलना में DES, ट्रिपल DES की तुलना में DES की तुलना में क्या है? सुरक्षित है, लेकिन सिंगल DES की तुलना में धीमा है। ठीक है, इसको लिखिए यहां पर, ट्रिपल DES सिस्टम सिंगल DES की तुलना में क्या है? सुरक्षित है, सिक्योर है, लेकिन सिंगल DES की तुलना में धीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है? दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, अर्थात गलत है? गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे लिनक्स हो गया, है ना, लिनक्स हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी वर्जन हो गए, यूनिक्स हो गए, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संग्रह होता है। सही बात है कि सॉफ्टवेयर का एक संग्रह होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संग्रह होता है, ये सही है। दूसरा सही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम मेन सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक आवश्यक घटक होता है। यानी कि जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चाहे वो विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये भी सही है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, अच्छा इसमें अगला है तीसरा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कार्य करने के लिए आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स नहीं रहेगा, तो बाकी जो आपके ऐप डले होंगे वो काम नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। तो ये भी सही है, कंडीशन ये भी सही है बोल रहा है। अगला ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर का एक वैकल्पिक घटक होता है। गलत, वैकल्पिक नहीं होता है, आवश्यक होता है। क्या जब तक आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा, यानी कि बाकी ऐप आपका काम नहीं करेंगे। तो वैकल्पिक नहीं होता है, बल्कि आवश्यक होता है, कंपलसरी कंपोनेंट होता है, आवश्यक घटक होता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक बाईपास सिस्टम। स्टैटिक बाईपास सिस्टम क्या होता है? क्या हो जाएगा? ट्रांसफर लोड ऑफ द AC पावर इफ द इन्वर्टर सिस्टम फेल। स्टैटिक बाईपास मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन्वर्टर सिस्टम विफल होने पर,
इन्वर्टर जब आपका क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, विफल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो लोड को एसी पावर में स्थानांतरित करता है। मतलब कि जैसे डीसी करंट आ रहा है, यानी कि इन्वर्टर से करंट आ रहा है, तो इन्वर्टर करंट से आपका सिस्टम चल रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, फैन, ये सभी चल रहे हैं मान लो। तो अगर अगर लाइट चली जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो एसी पावर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जब कहीं काम एग्जाम स्टार्ट होते हैं, चलते चलते लाइट चली जाती है, तो इन्वर्टर लगा होता है, तो इन्वर्टर से चालू ऑटोमेटिक हो जाता है, सिस्टम कट नहीं होता, सिस्टम बंद नहीं होता है। और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बिजली आ जाती है, तो वापस से फिर एसी में चलने लगता है, तो यहाँ पे पावर कट नहीं होने पाता। तो यहाँ पे कौन काम करता है, स्टैटिक बाईपास प्रणाली कहते हैं उसको। ठीक है, तो आपने ऐसा कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा, तो कभी लाइट बीच अगर जाती है, तो सिस्टम आपको प्रॉपर चलते रहते हैं, क्योंकि वो बाईपास कर दिया जाता है ना, इन्वर्टर को। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक आउट्स क्या होते हैं? ब्लैक आउट्स आर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, टोटल पावर फेलियर। ब्लैक आउट क्या होता है? तो ब्लैक आउट मतलब होता है कुल विद्युत विफलता। इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक आउट ब्लैक आउट ब्लैक आउट का मतलब होता है विद्युत अभाव। इसको हिंदी में कहते हैं, ब्लैक आउट को विद्युत अभाव कहते हैं। ब्लैक आउट को विद्युत अभाव कहते हैं, ठीक है ना। यह एक स्थानीय क्षेत्रीय या विशाल क्षेत्रीय स्थान पर बिजली की आपूर्ति में असमंजस के कारण होता है, जिससे संचालित विघटन हो सकता है। इसके फलस्वरूप विद्युत उपकरणों और सेवाओं को असमर्थ कर दिया जाता है। यानी कि टोटल ब्लैक आउट मतलब होता है विद्युत का अभाव, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है किसी कारणवश, उसे हम कहते हैं टोटल ब्लैक आउट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? इंटरनेट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? हाँ, इंटरनेट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? नॉट अ पर्पज ऑफ इंटरनेट क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, क्या होगा? अच्छा, गीतों को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन डाउनलोड, और दूसरा टेलीविजन कार्यक्रम ऑनलाइन देखने के लिए टीवी भी देख सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट से, और मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए, है ना, ये यूज नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नहीं तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सर्चेस डॉक्यूमेंट एंड फाइल फॉर कीबोर्ड एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एनी फाइल कंटेनिंग दोज कीवर्ड्स। डॉट डॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट्स और फाइलों की खोज किसी कीवर्ड से करता है, और इसके बाद परिणाम स्वरूप उन कीवर्ड डाली हुई कीवर्ड्स से किसी फाइल को दर्शाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? हाँ,
देखिए बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी। आ? हाँ, देखिए राइट आंसर क्या होगा, सर्च इंजन। सर्च इंजन में क्या होता है कि आप जो शब्द खोजना चाहते हैं, आप गूगल पे क्या करिए, सर्च इंजन पे टाइप करिए। टाइप जैसे आपको सर्च करना है सीपीसीटी के बारे में, सीपीसीटी आप टाइप करिए और वह आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो ये सर्च इंजन कहलाता है कि ये हमारा जो भी आप टाइप सर्च करते, जो भी टाइप करते हैं सर्च करने के लिए, उस शब्द को कहते हैं कीवर्ड कहते हैं। जो आप टाइप करते हैं सर्च करने के लिए उसे हम कीवर्ड कहते हैं। और सर्च इंजन कौन कौन से हैं, तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल, गूगल google.com, बिंग bing.com। हाँ, कैपिटल करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से कैपिटल हो जाता है, और शिफ्ट F3 से भी कैपिटल होता है, लेकिन सेलेक्ट करेंगे तब होगा। या फिर आप कहां जाइए, चेंज केस में जाइए, चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर गूगल, बिंग, याहू, ये सब क्या है, याहू हो गया। और वैदू, VAIDU, वैदू, है ना। ये चाइना में पॉपुलर है, ये चाइना में पॉपुलर है। हाँ, ठीक है, ऐदू वैदू सब वही के नाम है। ठीक है, डक डक गो, हाँ ये महत्वपूर्ण है, डक डक गो, डक डक गो, डक डक गो। और इंडेक्स, इंडेक्स बाई ANDEX, इंडेक्स सर्च इंजन। ये कहां पॉपुलर है, रूस में, रसिया में, ये रसिया में पॉपुलर है। ठीक है, और ask.com, ask ask.com, ask.com, अमेरिका ऑनलाइन .com, सर्च है ना, AOL, AOL। ठीक है, स्विस काउस, स्विस काउस एक साथ है, स्विस काउस। और इकोसिया, इकोशिया। ठीक है, ये ठीक है, इकोसिया, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेन मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर अवेलेबल। ये तो किसे क्वेश्चन है ये, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम इंटरनेट की हेल्प से अपने कंटेंट को ऑनलाइन हम रख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से यहां पर मॉडल होते हैं, कितने मॉडल होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, बताइए। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन मॉडल होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कितने मॉडल होते हैं, तीन मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है आईआस, IaaS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए
सर्विसेज, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। दूसरा होता है पास, दूसरा होता है पास, दूसरा होता है पास। इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दूसरा होता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरा होता है सास। हाँ ठीक है ना, सास। तो यहां पर सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो सास से कंफ्यूज मत होइएगा, सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब होता है जहां पर हम अपने कंपोनेंट को, डाटा को जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस स्ट्रक्चर में, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्टोर करेंगे वो अपना क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर एज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज कहलाएगा। तो यहां पर एग्जांपल ऑफ IaaS, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज का एग्जांपल कौन सा है? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि IaaS का जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल कौन सा है? तो इसका एग्जांपल है अमेज़न वेब, अमेज़न वेब। AWS, अमेज़न वेब सर्विस, AWS, अमेज़न वेब सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, AZURE, माइक्रोसॉफ्ट का ये है अज्योर, अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है ना, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अगला है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या क्या आता है? तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में आता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में केरोकू, 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 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस और गूगल ऐप इंजन, गूगल ऐप इंजन। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में क्या आता है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में आपका आएगा गूगल वर्क स्पेस और ऑफिस 365, सेलफोर्स, ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, तो ये यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत जो मॉडल होते हैं 3 होते हैं, पास, सास, IaaS। ठीक है, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग कैन हाउ बी स्ट्रीम्ड ऑन द गो यूजिंग, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग को अब किसका उपयोग करके चलते फिरते स्ट्रीम कर सकते हैं आप? क्या होगा इसका आंसर? मोबाइल कंप्यूटिंग का यूज करते हुए, मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल का यूज करते हुए आप लाइव रह करके, लाइव रहना यानी कि स्ट्रीमिंग, लाइव रह करके आप
वीडियो, ऑडियो चलते फिरते कहीं भी बना सकते हैं। किसे कर सकते हैं? मोबाइल से। लाइव स्ट्रीम होना यानी कि लाइव रिकॉर्डिंग करके आप लाइव बात कर सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज्ड टू चेंज लोअर केस अपर केस लेटर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, राइट आंसर शिफ्ट प्लस F3। एक और होती है, बताइए कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ए, या फिर शिफ्ट प्लस F3 से होता है ना? इसको देख लीजिए, प्रैक्टिकली बताया था इसको। यहां पे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कंप्यूटर, इसको अपर केस से लोअर केस अपर केस में करना है तो आप इसको कर सकते हैं, शिफ्ट F3 से करेंगे। ये हो रहा है, हो रहा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्या है इसका आंसर, क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 allow you to recall all changes electronically using dot features। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, वेरी गुड। क्या होगा? ट्रैक चेंज होगा। ट्रैक चेंज कैसे होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये 19 में ही नहीं, ये आपको 7 में भी मिल जाएगा और 10 में भी मिल जाएगा, इसके ऊपर मिलेगा ही ट्रैक चेंज ऑप्शन। ट्रैक चेंज ऑप्शन फीचर का उपयोग करके सभी चेंजेस को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड की अनुमति देता है। राइट आंसर ट्रैक चेंज। कैसे ट्रैक चेंज? जैसे मान लो आपने ये कोई भी कंटेंट यहां पे लिखा, कहा गया कैसा करिए, इसको बोल्ड करिए, लेकिन इसको रिकॉर्ड करके रखे, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे ये ट्रैक चेंज ऑप्शन रहता है, आप ऑन कर दीजिए। इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की? ट्रैक चेंज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई होती है। ठीक है, और ट्रैक चेंज ऑन है ना, अब बोल्ड करोगे अगर आप, तो बोल्ड करने के बाद क्या होगा? ये बोल्ड तो हो गया और ये ट्रैकिंग करके रखा है, यहाँ ये बोल्ड हो रहा है। अगर आप कलर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, अंदर बताएगा कि हाँ आप अंडरलाइन कर दिए हो, और जिसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर दो, है ना? इसी से तो ट्रैक चेंज करता है अपना, है ना? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या हो जाएगा? हाँ, 2 बार लिखा है, हटा दीजिए एक बार, इसको रिमूव कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको हटा देना, कोई टॉपिक डाल दीजिए। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट, ये वाला है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये बायोस प्रोग्राम, अच्छा बायोस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना? बायोस में प्रोग्राम तभी डाल दिया जाता है जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तभी। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सक्रिय करता है और उसे सिस्टम को बूट करने के लिए तैयार करता है। बायोस कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए सहायक होता है। यह कंप्यूटर के सिस्टम हार्डवेयर की स्थिति को जांचने और परिवर्तन करने की अनुमति देता है। बायोस के माध्यम से उपयोगकर्ता सिस्टम को सेट करने और कॉन्फ़िगर करने के लिए भी पहुंच प्राप्त करता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर अवेलेबल। स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन कहां होता है? कहां होता है? यहां देखिए ना, वर्ड ओपन करिए, वर्ड में यहां पर देखिए, रिव्यू में ओपन करिए, ये दिख दिया है ना, प्रूफिंग ग्रुप व्यू रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप के अंदर रहता है।
ठीक है ना, ये चीजें। तो राइट आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब हो जाएगा। सॉरी, रिव्यू टैब, रिव्यू मैं दिखा रहा हूं रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, रिव्यू राइट आंसर रिव्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ हाँ, हिंदी में देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीसरी कॉलम अर्थात ए बी सी, तीसरी कॉलम है ना, तीसरी कॉलम, और 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो, 5 नंबर रो और 6 नंबर रो, तो क्या कहलाएगा, C6 कहलाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। A domain name is the dot dot where internet users can access your website। हिंदी में देख लीजिए, डोमेन नेम, डोमेन नेम वह डोमेन नाम वह एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है, डोमेन नेम वह एड्रेस है जहां इंटरनेट उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट से एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो डोमेन नेम वह क्या है, एक कंप्लीट एड्रेस होगा, यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, राइट आंसर एड्रेस। Which of the following should come under don't for naming a file। फाइल का नामकरण करने के लिए लिखते से कौन सा डॉट्स के तहत आना चाहिए, डॉट्स के तहत आना चाहिए, डोंट्स के अंतर्गत आना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर। फाइल का नामकरण करने के लिए कौन सा डोंट्स के तहत आना चाहिए, बी क्रिप्टिक, क्रिप्टिक बने, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा बी क्रिप्टिक। अगला क्वेश्चन, which of the following feature in MS Word 16 is used to change the color of the text। टेक्स्ट को कलर करने के लिए, चेंज करने के लिए फोंट कलर, राइट आंसर फोंट कलर, ठीक है। हाँ, HTTP, HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस लगा है तो सिक्योर। HTTPS प्रोटोकॉल है, और इस यहां पर ये डॉट नहीं होता है ना, यहां पे स्लैश होता है, स्लैश कॉलन होता है बल्कि, है ना, और कॉलन बैक स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश www डॉट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, और टू इतना इज नोन एज, इसे हम क्या बोलेंगे, हाँ पूरे को हम क्या बोलेंगे, यूआरएल बैलेंसिंग कहेंगे, या यूआरएल सपोर्ट कहेंगे, या यूआरएल मॉडिफिकेशन कहेंगे, या यूआरएल नॉर्मलाइजेशन कहेंगे, इसे हम कहेंगे
URL नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, URL नॉर्मलाइजेशन। आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, आपको इस तरह से पैटर्न URL नॉर्मलाइजेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए, ये है ना, ये इस तरह से, हाँ ये जुड़ा रहते हैं वहां पूरे एड्रेस। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स इन MS Excel 2019 इज, MS Excel 2019 में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स कहां किससे शो होता है, कौन सी शॉर्टकट की होती है जिससे आप शॉर्टकट की बना सकते हैं, शॉर्टकट की होती है टेबल को क्रिएट करने के लिए एक्सेल में। अगर आप टेबल कर लीजिए सेलेक्ट, सेल कर लीजिए सेलेक्ट और कंट्रोल+T करेंगे तो क्या बन गया, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट होगी, कंट्रोल+T से टेबल क्रिएट होगी, राइट आंसर कंट्रोल+T, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में ऑटो फिल्टर को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑटो फिल्टर, फिल्टर लगाने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल+Shift+L। मान लीजिए यहां पर ये एक्सेल लिखा है, एक्सेल में यहां पे आपने डाल दिया, मान लीजिए रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, एड्रेस, रोल नंबर स्टार्ट किया आपने इतना, ओके, स्टूडेंट नेम कर दिया आपने, स्टूडेंट नाम डाल दिया आपने, जेंडर डाल दिया आपने, मेल फीमेल, ओके, ये डाल दिया, चलिए इतना आपने डिटेल डाल दिया। और अगर मान लीजिए इसमें फिल्टर लगाना है आपको, इसमें आपको छांटना है इसमें फीमेल कैंडिडेट कौन कौन सी हैं, तो हमें क्या लगाना होगा, फिल्टर। कैसे लगाएंगे फिल्टर, ये सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल+Shift+L कर दिया, ये देखो फिल्टर लग गया, ऑटो फिल्टर। अब यहां से जाकर के केवल और केवल आप फीमेल टिक कर दीजिए तो केवल फीमेल की लिस्ट आएगी, ठीक है, इस तरह से। तो ऑटो फिल्टर लगाने के लिए होती शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+L, कंट्रोल+Shift+L होती है, बन जाएगा। हाँ चलिए